नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। राष्ट्रधर्म में आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रधर्म में आज बात करेंगे पश्चिम बंगाल के चुनावी केंद्र नंदीग्राम में भी आज मतदान हो गया है। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का आज मतदान हुआ और जनता ने दिल खोलकर लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लिया। चुनाव आयोग के मुताबिक शाम 6 बजे करीब 80% से भी ज़्यादा मतदान जो है वो हुआ है शाम 6 बजे तक। लेकिन आज दिन भर खूब राजनीतिक ड्रामा भी देखने को मिला है। पहले बीजेपी के उम्मीदवार शुवेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला हुआ, फिर ममता बनर्जी का पोलिंग बूथ पर धरना देना और प्रधानमंत्री मोदी का चुनाव प्रचार करना, साथ ही चुनाव आयोग पर भी सवाल उठना। तमाम ऐसी गतिविधियां आज देखने को मिली हैं जो एक अच्छी राजनीतिक ड्रामा पर आधारित मूवी में देखने को मिल सकती हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई ममता बनर्जी को हार का डर है या वो नंदीग्राम की नहीं बल्कि लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई सच में लड़ रहे हैं। और जैसे कि पीएम मोदी ने दावा किया है कि दीदी के फैसले खुद ही ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल बन गए हैं। नंदीग्राम में आकर के उन्होंने ये गलती कर दी, अब उन्हें खुद ऐसा लग रहा है। ऐसा पीएम मोदी ने दावा किया है। तो क्या पीएम मोदी के इस दावे में कितना दम है, ये आखिरकार 2 मई को ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल क्या कुछ देखने को मिल रहा है, इस पर आज चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आपको सुनवा देते हैं ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा और प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा। वो क्या करेगा बेचारा? वो लोग तो सेंट्रल फोर्सेस है, हम उसको लिए हम आई एम प्राउड ऑफ देम, हम उसको हमारा बाबा सिस्टर मानते हैं। लेकिन वो इलेक्शन दिया है, क्यों इलेक्शन कमीशन होम मिनिस्टर के इंस्ट्रक्शन सुनेगा? और इलेक्शन का अंदर में अगर वो साउटिंग स्लोगन चले, पब्लिक को गांव से नहीं आने दे, तो इसका गलती है। इलेक्शन कमीशन को इसको बैड रिजल्ट नहीं हो रहा है, इलेक्शन कमीशन का बैड नेम नहीं हो रहा है। हम तो चाहते हैं इलेक्शन फेयर एंड फेयर हो। हम सेशन का टाइम में देखा, हम पूरे का टाइम बहुत सारे था जो इलेक्शन कमीशन सबको देखा, ऐसा खराब ही आज एक अहम सवाल है, चीटिंग करवा रहे हैं वोटिंग। आज अब देख लीजिए, पता कर लीजिए सर। एक अहम सवाल, ये वोटर का अपमान, एक अहम सवाल है। प्रधानमंत्री आज प्रधानमंत्री ने आज ममता बनर्जी पे कहा कि अब इन्हें चोटी वाले भी राक्षस दिखते हैं। कैसे देखते हैं जो सीजनल हिंदू हैं उन पे अटैक करा है कि कभी जब इलेक्शन आता है तो हिंदू हो जाते हैं, गोत्र बताने लगते हैं, उससे पहले कुछ नहीं जो तो हिंदू धर्म का अपमान करना आदत पड़ी। विष्णु देव को विष्णु माता, सरस्वती गलत मंत्रा, चंडी पाठ गलत पाठ, ये सब तो ब्राह्मण का अपमान करना, पंडित का अपमान करना, ये सब तो इसकी आदत है। कलमा ठीक पड़ती है, लेकिन हिंदू को अपमान करना ये बहुत दिन का आदत है। भाइयों और बहनों, बीते कुछ समय में दीदी के फैसले बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल भी बन गया है और एग्जिट पोल भी बन गया है। दीदी का हर एक्शन देख लीजिए, सब कुछ स्पष्ट नजर आता है। शुरुआती रुख पता चला तो दीदी भवानीपुर सीट छोड़कर नंदीग्राम पहुंच गई। नंदीग्राम जाकर लगा और उन्हें लगा कि यहां आकर गलती कर दी है और अब तक का जो पोलिंग का मूड है, जो काम पूरा बंगाल करना चाहता था, वो आज नंदीग्राम पहले ही कर रहा है। गुस्से में वो नंदीग्राम के लोगों के अपमान पर उतर आई। पहले चरण की वोटिंग होने के बाद उनकी बौखलाहट और बढ़ गई है। इस खबर पर चर्चा करने के लिए बिलाल अहमद टीएमसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल आनंद भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है एनबी न्यूज पर। बिलाल जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि आरोप आप पर लगा है, आप सीजनल बदल जाते हैं, जब सत्ता का समय आता है तो अपने आप को किसी भी तरीके से बदल लेते हैं क्या? बिलाल जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? आवाज आपकी साफ नहीं आ पा रही मेरे तक। चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। राहुल आनंद जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि जिस तरीके से आप पर भी आरोप लगा है कि
यूपी बिहार से लोग गए बीजेपी की तरफ से और उन्होंने वोटर्स को वहां पर रोक लिया, वोट नहीं करने दिया गया। ये गंभीर आरोप है और चुनाव आयोग पर भी आरोप लगा कि चुनाव आयोग भी कुछ नहीं कर रहा, चुनाव आयोग भी चुप रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि अपने निजी स्वार्थ के लिए इस प्रकार का आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या है कि बिहार और यूपी के भी लोग इससे प्रताड़ित कहीं ना कहीं महसूस करेंगे और बिहार यूपी के लोग वहां पे कार्यरत भी हैं, वहां के लोग रोजी रोटी भी करते हैं, उनका वहां पे बसिंदा भी हैं, लेकिन ये और उसका आंकड़ा वहां की सरकार टीएमसी के पास भी मौजूद रही है। लेकिन इन्होंने जो ये गंभीर आरोप लगा दिए हैं कि बिहार यूपी के लोग आकर वहां पे वोटिंग को प्रभावित कर रहे हैं, तो ये एक बड़ा ही ओछी मानसिकता की राजनीतिक है जिसकी ये कल्पना भी नहीं की जा सकती है। वो बिहार यूपी के लोगों को तो ये बदनाम करने की साजिश भी रची जा रही है, क्योंकि ये इस प्रकार के बयान देकर क्या साबित करना चाहती है? क्या लोकतंत्र में और अभिव्यक्ति की आजादी की जो ये बात करते हैं तो कोई भी कहीं भी आ जा सकता है, ये उनकी स्वतंत्रता है। लेकिन जो ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं खास करके चुनाव के समय में, जिस प्रकार से इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है, जो धरने पे बैठ गई, पहले ये भवानीपुर में थी, उसके बाद ये नंदीग्राम चली आई, तो एक मैंने साउथ मूवी देखी थी जिसमें मैं ही राजा मैं ही मंत्री एक मूवी है, उसी प्रकार का ममता दीदी भी अपने आप को साबित करने का प्रयास कर रही है कि मैं ही राजा हूँ, मैं ही मंत्री हूँ, मैं जो कहूंगी वो सबको मानना पड़ेगा। लेकिन शायद वो ये चीज बोल रही है कि रियल और रियल लाइफ में बड़ा ही अंतर होता है। और जिस प्रकार से वो धरने पर बैठ गए, क्या कोई मुख्यमंत्री को ये शोभा देता है? ये तो केजरीवाल जी को ये कॉपी करने की बात हो गई कि केजरीवाल जी हर समय हर वक्त धरने पर बैठ जाया करते थे, तो उससे वहां काम को होता था। और जहां तक चुनाव आयोग की बात है, तो चुनाव आयोग से अगर इनको अवसर मिलता है तो ये डिपेंड करता है कि इनके सामने किस प्रकार का प्रत्याशी है। अगर आपका प्रत्याशी प्रतिद्वंदी अगर आपसे ताकतवर है तो जाहिर सी बात है कि आपको डर लगेगी चुनाव के मैदान में। यही बात है जो नंदीग्राम में दीदी डर गई है और दीदी ने पहले अपने आप को मुसलमानों का हितैषी बताया, जो ये हमारे देश के मुसलमानों का दुर्भाग्य है कि हर वक्त वो ठगे जाते हैं इन नकली सेकुलरिज्म नेताओं की वजह से। और ओवैसी ने भी अगर कहीं अपनी पार्टी का जो उम्मीदवार दिया है वो देखिए किस जगह पर दिया है, तो कहीं ना कहीं ये मुस्लिम वोट बैंक की जो राजनीति है वो यही लोग करते हैं। और रही बात चुनाव आयोग पे गंभीर आरोप लगाने की कि अगर राज्य दूसरा होता है, अगर वहां पे भाजपा की सरकार नहीं बनती है तो क्या वहां चुनाव आयोग और ईवीएम आपके लिए सुरक्षित है? तो ये सब कहना खास करके इस पढ़े लिखे व्यक्ति को ये शोभा नहीं देता है। जी बिलाल जी, अब आपको आवाज आ पा रही है मेरी? जी बिल्कुल जी बिलाल जी, मेरा सवाल पहले ये था, क्योंकि ये जो इन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं कि इस तरीके से आरोप नहीं लगाने चाहिए थे, यूपी बिहार के लोगों का आपने अपमान किया है, ये तो है ही। लेकिन एक और मेरा जो सवाल था वो आपसे वो ये था कि क्या आप सीजनल राजनीति करते हैं? जब जैसा मौसम दिखा वैसी राजनीति करने लग जाते हैं, जब मर्जी हिंदू बन जाते हैं, जब मर्जी मुसलमान बन जाते हैं, इस तरीके से हितैषी बनने के लिए एक विशेष वर्ग के इस तरीके से वोट मांगने का काम करते हैं आप लोग? सबसे पहली बात तो मैं बताना चाहता हूँ, हम किसी वर्ण धर्म की राजनीति नहीं करते, हम सर्व धर्म की राजनीति करते हैं। आपने देखा होगा बंगाल के चुनाव के अंदर भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं, सिर्फ वो धर्म के नाम पर चुनाव करना चाहती है और वहां पर सांप्रदायिकता फैलाने का काम कर रही है। आप कहीं का भी बंगाल की किसी भी विधानसभा का उठा कर देखिए, इनके पास तो वहां के लोग जो बंगाल के हैं बूथ एजेंट तक इनके पास है नहीं। अब ये पहाड़ से लोगों को ले लेकर आ रहे हैं और वहां पर आकर ये हंगामा कर रहे हैं। आज काफी ऐसे वीडियो सामने आए, यही आरोप लगाया बिलाल जी, यही आरोप लगाया है आप पर इन्होंने कि आप लोग यूपी बिहार के लोगों का अपमान कर रहे हैं, इस तरीके से कह के कि यूपी बिहार के लोग आए थे यहाँ पर, वोट नहीं डालने दिया। अगर वोट नहीं डालने दिया तो 80% से ज्यादा वोट कैसे डल गए? नहीं सुनिए, वोट डल रहे, वोट बहुत अच्छा चल रहा है, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। वहां पर कुछ बूथों पर इनके लोगों ने हंगामा करने की कोशिश करी, जिसका हमने चुनाव आयोग में दिया है। और ये नहीं कि हम यहाँ पर सिर्फ चुनाव आयोग को सिर्फ गलत ठहरा रहे हैं, कुछ नहीं। आप एक चीज बताइए, बंगाल के अंदर आज राहुल जी आ रहा हूं आपके पास, पावर किसके हाथ में है आज बंगाल में? इलेक्शन कमीशन के हाथ में है। इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल सही चुनाव कराने के लिए यहाँ पर इतनी सारी फोर्सेस बुलानी पड़ी। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर
चुनाव नहीं 144 लगी हुई है, कोई दंगा वंगा होने वाला है। इस तरीके के हालत बना दिए भाजपा ने बंगाल के अंदर। वो तो इसलिए बने हैं ना सर, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी पर आज सुबह उनके काफिले पर हमला भी देखने को मिला और आरोप टीएमसी पर ही है। आप एक चीज देखिए, जो हजारों की भीड़ लेकर अपने साथ में चल रहे हैं, उसमें कोई आदमी आके वो उन पे पत्थर मार के चला गया वहां से। वहां पे कौन देख रहा है? वहां पर चुनाव आयोग देख रहा है। वहां पर पूरा इतना फोर्स है कि आदमी वहां पे ऐसी घटना करने से बचेगा। अभी आपने देखा, अभी हमारे तृणमूल कांग्रेस के एक कार्यकर्ता को चाकुओं से गोद कर मार दिया गया। कर देंगे। ये पूरा वहां का माहौल बिगाड़ने के लिए जो काम कर रही है भाजपा, वो नहीं हो पाएगा। बंगाल की जनता ने आज दिखा दिया, जितना आज पोलिंग जो आज हुआ है, उन्होंने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया है। किस लिए? बंगाल में भाजपा को घुसने नहीं देंगे। राहुल जी, आप बंगाल का माहौल खराब कर रहे हैं, अराजकता वहां पर फैला रहे हैं, सांप्रदायिकता वहां पर फैला रहे हैं, और आप दावा कर रहे हैं कि सरकार आपकी बनने वाली है। देखिए, मैं अहमद जी को इस चीज के लिए आश्वस्त कर देना चाहूंगा कि सबसे बड़ी बात है कि अगर आप एक बार डाटा उठाकर देख लें, क्योंकि आप पढ़े लिखे विद्वान मुझे नजर आ रहे हैं, और तो आप पाएंगे कि हमारे देश का एक ऐसा राज्य जो पश्चिम बंगाल है, जहां सबसे ज्यादा राजनीतिक रंजिशें की घटना घटी है, और हर वक्त आप लोगों ने इस चीज को मौका दिया है, आप लोगों ने ही प्रूफ किया है। और रही बात माहौल बिगाड़ने की, तो ये माहौल नहीं बिगाड़ा गया है, ये परिवर्तन का लहर है। जब अन्याय बढ़ा है, तब तक किसी ने आके उसे न्याय का पाठ पढ़ाया है, उस चीज को न्याय के रास्ते पे ले गए हैं। आपने महाभारत देखा, आपने रामायण भी देखा होगा। माफ कीजिएगा, आप इस पर नहीं आते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक हमने इन सारी चीजों को देखा है। तो जो अराजकता का जो माहौल है, जो आप लोग जो असहिष्णुता की जो बात करते हैं, वास्तव में तो ये असहिष्णुता बंगाल के अंदर देखने को मिलती है। आप जिस जनतंत्र की बात करते हैं, तो जनतंत्र की स्थापना में, लोकतंत्र में सहिष्णुता का पाठ पढ़ना काफी आवश्यक होता है, जो आपने आज तक नहीं पढ़ा। और जब आप कंपटीशन में, जब आपके सामने प्रतिद्वंदी जब तगड़ा होता है ना, ताकतवर होता है, लड़ने वाला अधिकारी, तो और पदाधिकारी जो भी हो या कैंडिडेट हो, तो क्या होता है कि हम बहुत आसानी से दूसरे पे आरोप लगाते हैं, ये कहकर कि इन्होंने माहौल बिगाड़ दिया, इन्होंने क्वेश्चन दे दिया, बच्चे को टॉप करा दिया। ये सब जो बातें हैं, ये सब मन ग्रंथ बातें हैं जो आप कर रहे हैं, और आपने कहीं ना कहीं हार को स्वीकार कर लिया है। और रही बात तो वहां के माहौल की, तो वो परिवर्तन की आंधी है जो पूरा पश्चिम बंगाल भाजपामय हो चुका है, भागवामय हो चुका है। और अब जल्दी ही 2 तारीख को इसके परिणाम की घोषणा होगी, क्योंकि अगर आपको बेचैनी नहीं होती, तो फिर दीदी ने अगर इतना ही विकास किया है, तो फिर इसमें बेचैनी क्यों? बल पर आप बंगाल को नहीं जीत सकते, आप पैसा कितना भी खर्च कर ले। बंगाल का माहौल बिगाड़ने के लिए जो आप जिस तरीके से वहां पर प्रचार कर रहे हैं। जब चुनाव हो रहा था, अहमद जी मेरी बात को कंप्लीट होने दीजिए, जब प्रथम चरण का जब चुनाव हो रहा था, तो उस समय भी दीदी और पीएम दोनों पश्चिम बंगाल में प्रचार कर रहे थे। उस समय तो दीदी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था कि वोटिंग हो रही है, मुझे प्रचार नहीं करनी चाहिए। चुनाव आयोग ने अगर अपनी रूपरेखा तैयार की है, तो वो चुनाव आयोग इसको संज्ञान लेगा, ये आप उन पे छोड़ दीजिए। आप ही, मैं ही राजा मैं ही मंत्री का दावेदार आप नहीं हो सकते हैं जी। बिलाल जी दीजिए जवाब, क्योंकि इन्होंने तो आरोप लगा दिया आप पर कि आपकी वजह से ही वहां पर अराजकता है और अब वहां पर परिवर्तन होने वाला है। आप हार मान रहे हैं और इसीलिए इस तरीके से आपका जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आ रही हैं। देखिए सुनिए, गलत के खिलाफ आवाज उठाना हमारा काम है, हमारा फर्ज है, हम वो कर रहे हैं। बंगाल के हालात जिस तरीके से खराब कर रहे हैं, हमने उसके खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज की है। जिस तरीके से जो ये सरकारी तंत्र का इस्तेमाल एक सरकार को वहां की जो इलेक्शन है उसे बिगाड़ने के लिए जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं, ये कामयाब नहीं हो पाएंगे। बंगाल के लोगों ने आज जिस तरीके से निकलकर वोट दिया है, वहां के लोगों ने भाईचारे और प्रेम के लिए वोट दिया है, बंगाल की तरक्की के लिए। बिल्कुल 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 वो साफ हो जाएगा किसको वोट दिया है। बंगाल की तरक्की के लिए जरूर वोट दिया है। बने रहिएगा बिलाल जी, आप भी हमारे साथ, राहुल जी आप भी बने रहिएगा, चर्चा जारी रहेगी। लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। हक
की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ਮਹਿਲਾ ਮੁਖੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਮਹਿਲਾ ਯੋਜਨਾ 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को लेकर के। आज दूसरे चरण का मतदान जो है वो हुआ है, उसी पर चर्चा चल रही है और मेरे साथ 2 मेहमान लगातार बने हुए हैं, राहुल आनंद भारतीय जनता पार्टी से और बिलाल अहमद TMC से। लेकिन बिलाल जी, मैं अब आपके पास ही आना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव प्रचार की अगर बात की जाए, बाकी सभी सीटों पर बीजेपी का जो चुनाव प्रचार है वो हुआ, लेकिन TMC का सिर्फ एक सीट पर केंद्रित रहा, क्योंकि ममता बनर्जी इधर उधर कहीं गई ही नहीं और एक अकेली स्टार प्रचारक TMC की तरफ से, वो भी सिर्फ नंदीग्राम में ही रुकी रही। तो क्या लगता है कि जिन बाकी सीटों पर क्या इस चीज़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ा होगा? देखिए, बंगाल के जो लोग हैं वो दीदी के नाम से वोट देते हैं, क्योंकि बंगाल के अंदर जो काम किया है वो दीदी ने किया है। दीदी को वहां लोग अपनी जान से ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वहां के लोगों के लिए दीदी ने काम किया। सिर्फ भाषण नहीं दिए झूठे, सिर्फ बातें नहीं बनाई बैठकर, लोगों के साथ में काम किया। जमीन पे काम करने वाली नेता है हमारी। हमने वहां पर जो चुनाव लड़ा है और जो लड़ रहे हैं, हम अपने काम के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा राम भरोसे सिर्फ काम की बात नहीं कर रही है। वहां पर आकर जो ये बातें कर रहे हैं सोनार बांग्ला बनाने की और पता नहीं क्या क्या बनाने की, मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ बंगाल को कंगाल करने के लिए हावड़ा ब्रिज को बेचने, जो हावड़ा ब्रिज दिख रहा है मोदी साहब उसे भी बेचना चाह रहे हैं। इसलिए इन्हें ज्यादा परेशानी है किसी तरह बस बंगाल जीता जाए, वहां के पोर्ट बेचे जाएं, अपने जो इनके दोस्त हैं 2 दोस्त उन्हें अपना दिया जाए, मगर बंगाल की जनता ये सब नहीं होने देगी। भाजपा आज तक बंगाल के अंदर सरकार नहीं बना पाई। क्यों नहीं बना पाई? उसकी वजह है सबसे बड़ी कि बंगाल के लोग हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब साथ में मिलकर रहना चाहते हैं। जिस तरीके से इन्होंने वहां का माहौल बिगाड़ा है, बिगाड़ने से सीधा सीधा वहां के लोगों ने मन बना लिया है कि भाजपा को किसी कीमत पर नहीं आने देंगे। राहुल जी, राम भरोसे हैं क्या आप? जी देखिए, मैं सबसे पहले अहमद भाई को बता देना चाहूंगा, इन्होंने जितनी बातें बताई हैं ये सिर्फ और सिर्फ मनगढ़ंत बातें और कहीं कहीं इनकी बातों में वो अति महत्वाकांक्षी वाली भी बातें झलकी हैं। मैं इनको बता दूं,
सबसे बड़ी बात है राम भरोसे की जहां तक बात है, राम तो हमारे ऊर्जा के स्रोत जरूर हैं, क्योंकि जय श्री राम से हमें वो ऊर्जा का प्रदान होता है जिससे हम आगे अपने रथ को चलाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर ममता दीदी ने बहुत सारे विकास किए हैं, विकास की धारा को बढ़ाई है, वेस्ट बंगाल को विकास आपका उत्तर प्रदेश में भी देखा गया है, आपका विकास मध्य प्रदेश में भी देखा है। बिलाल जी एक बार सुन लीजिए, बात शिष्टाचार की तरह डिबेट करें हम लोग। तो आपने किया तो आपको नंदीग्राम में रहने के लिए क्यों विवश होना पड़ा? कहीं ना कहीं आपको डर था कि मैं हटूंगी सत्ता चली जाएगी, इसलिए आपने कैंप किया और लगातार आपने कैंप किया, क्योंकि आपने इसे अपने प्रेस्टीज पे ले लिया है कि अगर शुभेंदु अधिकारी जीतते हैं भाजपा के तो मैं कहीं भी नहीं रहूंगी। और दूसरी बात, आपने जो विकास की बात की है, बंगाल सोनार की बात की है, जो भी बातें की है, तो मैनिफेस्टो में जो आपने आज तक डाला है, तो इसका तो उदाहरण बस यही समझ में आएगा कि आपने मन ग्रंथ बातें की हैं। और जहां तक सरकार नहीं बना पाने की जो बात है, अब ये मौका आ चुका है बनाने का, क्योंकि समय से पहले भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है। कभी हम 3 थे, आज हम कभी हम 1 सांसद पे थे, आज हम 18 सांसद पे हैं। तो ये आप मत भूलिए कि वही बंगाल है जिसने हमें यहाँ से चुनकर भेजा है, हमारी संख्या बढ़ाई है, और इस बार वही हमारी संख्या बढ़ाकर वहां सरकार भी बनाएगी। इसलिए ये लोकतंत्र है, किसी की भी ये जागीर नहीं है कि पिताजी ने दे दिया है तो बच्चे उसको चलाएंगे। सत्ता का परिवर्तन, सत्ता का सुख समय के साथ बदलता रहता है। इसलिए ये जो मैनिफेस्टो हमने दिया है वो 100% ईमानदारी के साथ हमारा है, क्योंकि हमने आज तक अपने मैनिफेस्टो में जिन जिन बातों की चर्चा की है वो सारी चीजों को हमने किया है। जहां तक बेचने की बात आपने कही है, तो आप एक चीज का अंदाजा लगा लीजिएगा, ये भविष्य की मांग है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए। और जिस तरह से हमारी जनसंख्या बढ़ी हुई है, उस तरह से आबादी के अनुरूप और अनुपात में नौकरियां देनी है। इसीलिए वो किसान बिल भी लाए थे और इसीलिए प्राइवेटाइज की तरफ बिल ले जा रहे थे। ये सब बातें जो आपने कही है मैंने सुनी, बस वो सुनने में अच्छा है, करने में अच्छा वो नहीं है। जी बिलाल जी, अगर आपने जमीन पर इतना ही काम किया होता तो एक जगह पर रुकना ना पड़ता, इतना ज़्यादा वहाँ पर लोगों के बीच ना रहना पड़ता कि वहाँ पर ममता बनर्जी अपनी खुद सीट बचाने के लिए वहाँ पर रुकी है। आरोप तो ये है। देखिए सुनिए, एक अकेली ममता बनर्जी भाजपा की पूरी 100-200 लोग लगे हुए, सारे भाजपा के चीफ मिनिस्टर, सारे भाजपा के होम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, ये मंत्री, वो मंत्री, ये अध्यक्ष, पूरी टीम इस टाइम। आप एक बात बताइए, देश कैसे चलेगा? प्रधानमंत्री प्रचार मंत्री बने हुए, गृह मंत्री प्रचार मंत्री बने हुए, ये कर क्या रहे? आपने आज से पहले कभी ऐसा देखा है कि कोई प्रधानमंत्री? और एक सबसे बड़ी बात जो अभी आपने कहा कि दीदी इल्जाम लगा रही है, इस टाइम आचार संहिता चल रही है, आचार संहिता में प्रचार कहाँ का संवैधानिक अधिकार है? संविधान कहता है क्या, चुनाव आयोग कहता है क्या कि आप प्रचार कर सकते हैं? सर आपको रोका क्या चुनाव आयोग ने? प्रधानमंत्री जी रैली कर रहे हैं जहां पर चुनाव नहीं है, जहां पर चुनाव नहीं है, जिन सीटों पर चुनाव नहीं है वहां पर तो चुनाव प्रचार किया ही जा सकता है ना? नहीं, यही तो इस तरीके से अभी बंगाल के अंदर चुनाव है। आप जिस तरीके से आप कहीं भी जाएंगे, आप अभी बांग्लादेश पहुंचे हमारे प्रधानमंत्री, किस लिए? इधर चुनाव आयोग आपका आचार संहिता लगी, अब उन्हें प्रचार भी करना है। कैसे करें? टीवी पे दिखने का बहुत शौक है, कैमरा जीवी है हमारे प्रधानमंत्री। बांग्लादेश पहुंच गए, बस किसी तरीके से कैमरे पे मैं ही दिखूं और कोई ना दिखे, बस हर तरीके से सिर्फ उन्हें प्रचार करना है, उसके अलावा उनके पास दूसरा कोई काम नहीं है। आप एक बात बताइए, जो हमारे प्रधानमंत्री आकर बंगाल के अंदर कह रहे हैं हम 75 लाख नौकरियां देंगे, क्या वो बिहार में 19 लाख नौकरियां दिया है? या फिर उत्तर प्रदेश के लोगों को नौकरियां नहीं देंगे, या मध्य प्रदेश के लोगों को नौकरियां देने की उन्होंने मना कर दिया है, या हरियाणा के लोगों को नौकरियां नहीं देंगे, सिर्फ बंगाल के लोगों को नौकरियां देंगे? क्यों? क्योंकि वहां चुनाव है। आप लालच जो दे रहे हैं, लोग आपके जुमलों को समझ चुके हैं, लोग जानते हैं आप अभी ये जुमला देंगे और चुनाव के बाद गृह मंत्री जी कह देंगे वो तो एक चुनावी जुमला था, हमने कह दिया, लोग भावनाओं में बह गए, अब हम क्या कर सकते? समझ रहे हैं? मगर बंगाल के जो लोग हैं वो इस जुमलों के ऊपर इनका समर्थन नहीं करेंगे। राहुल जी,
राहुल जी, क्या वहां पर भी जुमले लोगों को सुनाए जा रहे हैं, या फिर प्रधानमंत्री कैमरा जीवी हो गए हैं, जहां से मर्जी करें बस प्रचार करना है? देखिए, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि इन्होंने, अहमद जी ने बोला कि दीदी अकेले ही पूरे कैंपेनिंग को संभाले रखी है, तो मैं इनको बता दूं कि दीदी अकेली कहाँ है। आपने तो थर्ड फ्रंट बनाया था, लेकिन आपके तो कोई नेता ही नहीं चुने जा सके, सबसे बड़ी बात। दूसरी एक बात कि दीदी ने जो 17 लोगों जो चिट्ठियां लिखी हैं, जिन पूरे देश के विपक्ष को भेजा गया है, वो लोग क्यों नहीं आ रहे आपकी मदद करने के लिए? कहीं ना कहीं आप लोगों में आपसी ही मतभेद हैं, इसलिए आप अकेले हैं। आप क्यों नहीं सबको लेकर साथ में चलते हैं? और भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री एक सबसे बड़े चेहरे नेता हैं, सबसे पहले उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो वो कहीं भी आ जा सकते हैं। और दूसरी बात, जो नौकरी की बात आपने की है, तो शायद आपको ये पता नहीं होगा कि जो 19 लाख नौकरियां की जहां तक बात की गई है, उसके दिशा में बिहार में कदम बढ़ा दी जा चुकी है। एक बार अपडेट हो लेंगे आप, वहां पर सारे वर्ग के लोगों को लोन फाइनेंस किया जा रहा है 10 लाख रुपए तक, और वो भी 1% ब्याज पे, और 5 लाख उसमें सब्सिडी है। ये इस स्कीम के बारे में जरा एक बार आप पता कर लीजिएगा। और जहां तक कैमरे की बात है, तो मैं आपको बता दूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का बांग्लादेश जाना पहले से ही सुनिश्चित था, और यही नहीं, चलिए वहां की जो माफी चाहूंगा राहुल जी, आपकी बात पूरी नहीं हो पाएगी, वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, और रफीलाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया टीएमसी की तरफ से पक्ष रखने के लिए। राजधर्म में बस इतना ही, आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। लखनऊ से लेकर